हे गाइस, हाय, आई एम अंजलि अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, वेलकम करती हूँ मैं आप सबका मैजिक मोमेंट्स विद अंजलि अरोड़ा में। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशल पर्सनालिटी आर्टिस्ट हैं, वो हैं सोनल वी सक्सेना जी, जो रहती हैं पिंपरी में। और आज हम आए हैं उनके घर पर, तो चलिए उनसे मिलते हैं, करते हैं उनकी पैशन की और उनकी इंस्पिरेशन की बातें। आइए। देखिए, वैसे काफ़ी अच्छी सोसाइटी है ये। पूना और पिंपरी काफ़ी ऐसे शांत अच्छे एटमॉस्फेयर वाले घर हैं, तो मज़ा भी आता है। एक्चुअली साइलेंस ब्रेक मिलता है एक। हाय सोनल जी। हाय अंजलि जी, कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये है सोनल वी सक्सेना जी। हेलो। जिनका इंटरव्यू लेने हम आए हैं यहाँ पर आज पिंपरी में। चलिए चलते हैं आपके घर पे। चलिए। ऑल सेट। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम सोनल वी सक्सेना जी से मिलने। तो यहाँ हैं उनके घर पर। हम देखिए, हमने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया है। नमस्ते, हेलो एवरीवन। तो सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू। तो वैसे तो आप हमारे शो पर आ चुके हैं, यू नो कि आपने अपनी पैशन जर्नी हमारे साथ ऑलरेडी शेयर की है। तो आज हम कुछ और बातें करेंगे आपसे। बिल्कुल। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि वो कौन सा मैजिकल मोमेंट था जब आपने ये पेंटिंग करने का सोचा? ओके, ये क्या हुआ था, मैं बचपन से ही पेंटिंग करती थी। जी। बट एक बार क्या हुआ, एक आई वाज मैंने जस्ट इंजीनियरिंग पास की। नहीं, मुझे चाहिए जब आपने बचपन में पहली बार ब्रश उठाया। अच्छा, तो दैट वाज व्हेन माय मॉम वाज डूइंग इट। मेरी मम्मी जो है, हाँ, तो मेरी मम्मी और पापा दोनों पेंट करते हैं एज अ हॉबी। जी। ठीक है, तो मेरी मम्मा कर रही थी पेंटिंग। उनकी एक पेंटिंग वहाँ पे है, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। तो वो पेंटिंग कर रही थी। उस जमाने में ना पेलमेट्स हुआ करती थी, देखिए, कर्टन के ऊपर। जी जी। और पेलमेट कवर्स होते थे, तो वो कर रही थी वो पेंटिंग। मुझे बहुत क्लियरली याद है, ब्लू के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट से कर रही थी। दैट वाज सो इंट्रिगिंग ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये करना है। एंड दैट टाइम आई जस्ट आस्क्ड हर, एंड डर भी लग रहा था कि भाई मम्मा कर रही है, डांट ना दे। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा करती थी। मैंने कहा मम्मा मैं भी करूँ क्या? शी गेव मी द ब्रश, कर ले। तो दैट मोमेंट आई वाज लाइक, नहीं यार, ये तो बस मेरे लिए है। और फिर वो पेलमेट कवर उन्होंने मुझे कंप्लीट करने दिया। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। आई वाज नॉट वेरी बिग, मैं कोई बड़ी नहीं थी। आई वाज मैं होंगी थर्ड में या फोर्थ में, कोई इतनी भी मैच्योर नहीं थी कि, तो मेरी लाइंस जहाँ किया होगा उन्होंने करेक्शन, उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं कि उन्होंने करेक्ट किया है मेरी जो भी पॉइंट्स थी। बट वो पेलमेट कवर फिर मेरे घर में लगा, तो सब लोगों ने बोला ये सोनल ने बनाया है। तो दैट वाज अ गुड मोमेंट। वो मुझे मैजिक मोमेंट, विविड मोमेंट है बिल्कुल। ऑल थैंक्स टू माय मॉम कि उन्होंने मुझे बोला नहीं कि भाग यहाँ से, नहीं तो शायद मैं डिस्करेज हो जाती, आगे करती नहीं। राइट। सो मतलब होता ना कि उस वक्त आपको ट्राई नहीं करने दिया जाता, तो आपको ये महसूस। राइट। आई थिंक पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, बच्चों को पुश करने में और एनकरेज करने में। दैट वाज द मोमेंट। हां, दैट्स गुड। एंड इवन जैसे अभी आपने जो स्टार्ट किया है, आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग के बाद स्टार्ट किया था, तो मतलब व्हाई यू स्टार्टेड विद आर्ट? सो आर्ट, जैसे मैंने बोला, हमारी फैमिली में आर्ट है। कला जो होती है ना, नॉट जस्ट पेंटिंग, हम लोग सब गाते हैं, लाइक आई एम अ ट्रेन क्लासिकल सिंगर। हम लोग सब नाचते हैं। मेरे घर में मेरे पापा पोएट्री लिखते हैं, मेरी बेटी पोएट्री लिखती है। मतलब है कला। हाँ, मतलब कला इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो कला तो थी। आई हैड 3 months बिटवीन इंजीनियरिंग एंड माय जॉब। तो उस समय पे क्या हुआ कि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू मीडियम्स। तो मैं फैब्रिक में, जैसे मम्मी ने बताया था वैसे किया। पोस्टर कलर से हम स्कूल में करते थे, तो मम्मी इंट्रोड्यूस मी टू ऑयल पेंट्स कि बेटा देखिए ऑयल पेंट्स होते हैं, कभी तुझे फुर्सत मिले तो तू करना। दैट टाइम आई वांटेड टू डू इट। बट उस समय का मोमेंट ऐसे हुआ, और वो पीछे वो पेंटिंग लगी हुई है अभी मेरे घर में सामने। देयर वर मेनी गुड आंटीज। हम लोग तो बच्चे थे जो कि बहुत अच्छा पेंटिंग करती थी। तो मैंने एक आंटी से बात चल रही थी कि आप ऑयल में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा मुझे समझाइए, मतलब मेरे लिए नया है। तो एक कैलेंडर दिखा मुझे, मैंने कहा मैं ये बनाती हूँ। शी सेड बेटा तुम तो अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारी पहली पेंटिंग है, फर्स्ट पेंटिंग ऑफ योर्स, पहली पेंटिंग में तो तुम ये नहीं कर पाओगे, मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर रही, तुम कैसे कर सकते हो? अच्छा। तो भैया जो रिबल मन में चैलेंज करे, हाउ
तो मैं लेके आई वो पेंटिंग और वो मैंने पेंटिंग बनाई। आई थिंक दोस 3 months ऑफ माई लाइफ वर कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू आर्ट। मैंने उस 3 महीने में 3 पेंटिंग्स बनाए, 3 ऑयल पेंटिंग्स, और तीनों मेरे पास है, जिसमें से 2 यहाँ लगी हुई हैं, एक अंदर लगी हुई है। सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट। तो तब मुझे लगा यार आर्ट इज एवरीथिंग। फिर थ्रू आउट माई लाइक ऑफिस करियर ऑल्सो, मैं सिडनी में थी, मैं वहाँ पे भी पेंट करती थी। मैं यूके में थी, मैं वहाँ पे भी पेंट करती थी, और मेरी पेंटिंग सब दोस्त लोग ले जाते थे कि ये अच्छी है लेकिन तू कहाँ रखेगी, अकेली रहती, हम ले जाते ले जाओ यार। Means it was like your passion was you are following your passion. Yes, I am। वो मैं बोलती हूँ ना, मम्मी के पेट से थी, मतलब पैशन लेके आई हूँ, क्योंकि जब मम्मी एक्सपेक्टिंग थी मुझसे, तो मम्मी पापा ने मिलके एक कैलेंडर पेंट किया था साथ में। अच्छा। बहुत सालों तक हमारे साथ था भी, पर कपड़े का कैलेंडर था तो हट गया इवेंचुअली। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कैलेंडर। तो वो उन्होंने उस समय पेंट किया था। तो मैं तो यही बोलती कि मैं तो जो है, तुमने वो ना पेट से मुझे लगा दिया था कि जो है ये तो आगे जाके पेंटर बनना है, इसे पता नहीं बीच में कैसे इंजीनियर बना दिया। But then also it many times it happens na कि when we were kids, like it was not easy कि we have to follow our passion. We used to see what our parents are doing or what is trending or something. Correct. Then we should use to follow that. Absolutely. तो as a woman if I'm saying कि अगर आपको ऐसे आर्ट के बारे में कभी कोई हिंड्रेंस आया कि नहीं यार तुम क्या करोगी पेंटिंग करके, इसमें कुछ प्रोफेशन नहीं है, कुछ नहीं है करियर? हिंड्रेंस नहीं, पर हाँ टेकिंग आर्ट एज अ प्रोफेशन ये किसी ने भी एनकरेज नहीं किया। तो आर्ट म्यूजिक इज अ हॉबी। आप हॉबी करिए, मतलब कंपल्सरी है कि आप म्यूजिक सीखेंगे, आप क्लासिकल अखिल गंधर्व के एग्जाम्स देंगे, पर आप क्लासिकल या प्रोफेशनल सिंगर नहीं बनेंगे। वो तो था, हमारी फैमिली में भी था। प्रोबेबली देखिए सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे ना उस जमाने में, इन सब चीज़ों की ज़्यादा एक तो नॉलेज नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था, और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी भी तो हमें नहीं पता थी एज अ कॉमन इंसान, कॉमनर। तो इसलिए जो है, अदरवाइज माय पेरेंट्स आर वेरी ओपन माइंडेड। आई मीन उस जमाने में दे सेंड मी अलोन टू सिडनी इन ऑल बॉयज टीम, तो दे वर वेरी ओपन। बट ये बात तो आप सही बोल रहे, तो दैट वाज एन हिंड्रेंस, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। और हर कोई ऐसे बोलता है कि इसमें कुछ करियर नहीं है, तो शौक होता है, ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल शौक ही होता है, और पेरेंट्स की भी गलती नहीं है जब उनको दिख रहा है कि उनका बच्चा उसमें कुछ अर्न नहीं कर पाएगा या आगे सक्सेस रेट नहीं है। एग्जैक्टली। अब हम ऐसा नहीं करते। नाउ वी टेल आवर किड्स कि आपको जो करना है करिए, आपको डांस पे जाना चाहिए, बिकॉज देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, यू डोंट नीड टू जस्ट बी लाइक अ फिल्म एक्टर और एनीथिंग। आप सोशल मीडिया स्टार बन के भी यू कैन अर्न लॉट्स। सी अल्टीमेटली इट बॉयज डाउन टू पैशन, ठीक है, लेकिन इंसान को खाना भी ब्रेड एंड बटर इज अ मस्ट। तो इसलिए आई थिंक उस जमाने में इतना एक्सपोजर नहीं था, तो शायद ये था। तो आई डिडंट फेस दैट काइंड ऑफ एन हिंड्रेंस, did face. But then also what happens now when we get married, we have to come in a separate family and everything is changed for the woman. Absolutely. It is upside down. Absolutely. So that time how was it? मेरे हस्बैंड की फैमिली मेरी फैमिली से एक कदम आगे है। अच्छा। So they themselves are artists. मेरे जो सबसे मतलब मेरे ससुर जी से जो बड़े छोटे जो वो है काका, वो खुद वाटर कलर आर्टिस्ट। ओके। ठीक है, इनकी फुल फैमिली, मतलब गणपति बनाने से लेकर स्केच बनाने तक, ऑल ऑफ देम। तो आपने क्या ऐसे ऐड डाली थी क्या आर्टिस्ट वाली फैमिली से? तो ना राम मिलाई जोड़ी है, विवेक मिले मुझे, एंड बस इन्होंने मुझे बोला शादी कर लेते हैं, और हमने 1 महीने में शादी कर ली। So I think it was just destined. So his family is so very supportive. मतलब विवेक तो है ही, पर विवेक से ज़्यादा मेरी आई। मतलब अगर मैं सपोज पेंटिंग कर रही हूँ और कभी ऐसा हो कि अरे चलो किचन में कुछ करते, नहीं तुम पेंटिंग करो और ऑफिस करो, ये मैं देखूंगी। इतनी सपोर्टिव है वो कि मैं क्या बोलूँ। और सेम इनकी फुल फैमिली, मतलब इनके इवन तो कजन ब्रदर्स हैं, ऑल ऑफ देम। अच्छा एक चीज़ है, इनके घर में सिर्फ एक ही बहन है, तो मेरी एक ही ननद है, कजन ननद, वो भी ऑल आर लाइक ब्रदर्स। लेकिन ऑल ऑफ देम कोई भी ऐसा फियर्स नहीं है या कोई भी ऐसा डोमिनेटिंग नहीं है। हाँ, सब बहुत अच्छे। सो आई थिंक टचवुड आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक आपको सपोर्ट मिलता है ना, तब आप और इजीली ग्रो करते हो, और फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाती है ना, तब भी आप कर जाते हो। तो ऐसे ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी ऑडियंस को भी कि काफ़ी बार ऐसे होता है कि वुमेन्स को सपोर्ट नहीं मिलता है घर से अपना पैशन फॉलो करने के लिए, कि वही चीज़ आपकी बेटी करे तो आप अलाउ करते हैं, मगर बहू करे तो नहीं अलाउ करते हैं। तो प्लीज़ मैं उन सब
इन लॉज की फैमिली को बोलना चाहूँगी अपने शो के थ्रू के येस प्लीज सपोर्ट देम इन योर, मतलब हमारे अंदर ना इतनी कैपेसिटी है कि हम अपना घर संभाल के, पैशन और टैलेंट सब कुछ ऑल राउंडर्स होती है लेडीज, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। वुमेन एम्पावरमेंट एग्जैक्टली बात होनी चाहिए। #women empowerment या एंड वी आर द बेस्ट। we are the best, yes. सो सोनल जी, मैं आपको जरूर पूछूंगी कि इफ यू स्टार्टेड विद द आर्ट, व्हाई दिस इंडियन फोक आर्ट? एक्चुअली मैं बताती हूँ, बचपन से ना वी आर ऑल लाइक, हम सब की अपब्रिंगिंग, हमारा जो इंडियन कल्चर है इसमें बहुत रूटेड होती है। जी। तो एज सच आप अपने डेली लाइफ में अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर में जो करते हो वो करते हो। तो मेरे घर में जैसे कि हम लोग चौक कूटते हैं, तो चौक कूटने का काम मम्मी मुझे देती थी। वो बोलती थी ये हमारा फोक है। वो जो उनकी जो फोकलोर थी, वो गीता प्रेस की बुक आती थी। अच्छा। उसमें स्टोरीज होती थी, हर फेस्टिवल की एक स्टोरी। इवन यहाँ पे भी, महाराष्ट्र में भी अभी भी आई पड़ती है, हर फेस्टिवल की एक स्टोरी होती है, ठीक है। तो जो है वो स्टोरीज पढ़ते थे हम लोग ना, फेस्टिवल्स लिखते थे। मतलब जैसे अगर करवा चौथ आया तो पेंट नहीं करते हमारे यहाँ, हम लोग पेंटिंग भी लिखते हैं। ओके। तो मेरी मम्मी जो है करवा चौथ लिखती थी, अहोई अष्टमी लिखती थी। ऐसे वो जो ऐसे कैलीग्राफी टाइप। हाँ नहीं, करवा चौथ प्रॉपर ड्रॉ होता है कि बीच में चांद होता है। हाँ, मतलब जो एक सिंबल होता है। हाँ, जो फुल पेंटिंग होती है इटसेल्फ, करवा चौथ की पेंटिंग। लेकिन वो पेंटिंग बनाने को हम ये नहीं बोलते कि मैं चित्र बना रही हूँ। हाँ। हम बोलते हैं मैं करवा चौथ लिख रही हूँ, या अहोई अष्टमी लिख रही हूँ, या जो भी वो फेस्टिवल है सब लिखते थे। तो वहां से वो फोक का तो आ ही गया। बट मुझे आश्चर्य तब लगा जब यही चीज जो है वो मिथिला में हो रही है, वो भी लिखते हैं। वो भी यही बोलते हैं कि हम लिख रहे हैं, हम पेंटिंग लिखते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता गया ना, मैं महाराष्ट्र में मैंने देखा कि जो है हम चौक पुरते हैं, यहाँ पे रंगोली बनती है, और जो है कोलम होता है साउथ में, मैं साउथ में भी थी काफी साल। तो वो देख देख के ना अंदर से हुआ कि नहीं यार, हमारे कल्चर में ही इतना कुछ है। तब नेचुरली मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली आर्ट्स, ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो रुझान भी नहीं था फाइन आर्ट्स की तरफ एज कम्पेयर टू ये जो फोक मुझे दिख रहा था। सो देन आई स्टार्टेड स्लोली। तो पहले तो सेल्फ लर्निंग से स्टार्ट हुआ, पर देन व्हेन आई kept on exploring, I was like, oh my god, बहुत सारा है। क्या है ये। एंड कैसे मैंने देखा है, जैसे एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, हर मास्टर आर्टिस्ट अपने स्टेट के आर्ट को प्रमोट करता है। बट व्हेन आई एम इन अ ग्लोबल एग्जीबिशन, आई हैव अ पोडियम, तो मैं सब रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मैं एक फड़ के बारे में भी बात कर सकती हूँ, मैं चित्रकला के भी बारे में बात कर सकती हूँ, मारना कुछ भी बात कर सकती हूँ। सो तो मुझे लगा कि भाई आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे आई कैन प्रमोट इंडियन कल्चर। अपनी तरफ से एक छोटा सा बिट दूंगी। तो वो वहाँ से धीरे धीरे करके कब वो इतना बड़ा पैशन बन गया कि अब मैं अगर कंटेम्प्रेरी आर्ट भी करती हूँ तो इट इज़ नॉट अ प्योर कंटेम्प्रेरी, उसमें फ्यूजन होता ही है, उसमें मेरे एलिमेंट्स होते ही हैं, फोक आर्ट के होने ही हैं, बिकॉज दैट्स माई आइडेंटिटी, दैट इज व्हाट। और कहीं ना कहीं हमें अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको मेंटेन करना ही है, उसे प्रिजर्व करना ही है। और मैं कहूँगी कि इवन हम सब आप लोगों को कहेंगे कि मे बी हम वो राइट पर्सन नहीं है, लेकिन वाई नॉट वी ऑल्सो शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट के आप हमेशा एब्स्ट्रैक्ट्स, मॉडर्न आर्ट ये सब लेना ही चाहिए। ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस, बट हर किसी के घर में एक ट्रेडिशनल पेंटिंग तो होनी चाहिए। लाइक यू नो वी आर इंडियंस, अब जहाँ इंडिया का नाम भारत होना चाहिए ये भी हो रहा है, तो क्यों ना हम भारतीय संस्कृति जो है हमें उसे भी बचाना ही चाहिए। एंड मैं मे बी आई जस्ट ऐड समथिंग टू इट। आज वो विश्वकर्मा जयंती है जी, तो हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुन रहे थे आज जी। एंड उन्होंने जो बातें कही ऑन हैंडीक्राफ्ट, ऑन आवर इंडियन कल्चर, बहुत छू गई। ही सेड कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो पहली बात तो मशीन मेड से ज्यादा हैंडमेड प्रेफर करते हैं। तो हमें जो अपने विश्वकर्मा है, यानी जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। और वो खुद भी वही करते हैं, राइट। तो हमारे जैसे भास्कर जी की पेंटिंग उन्होंने आई थिंक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को, मतलब वो यहाँ से आर्टिजन से बनवा के लेके जाते हैं और हमारा इंडियन कल्चर प्रमोट करते हैं। हर जगह जो गिफ्ट देते हैं, इवन आप लोग देखोगे कि जब बाहर से लोग आते हैं यहाँ घूमने, टूरिस्ट, दे आल्सो आर बाइंग आवर पेंटिंग्स एंड टेकिंग टू देयर प्लेस, तो व्हाई नॉट वी शुड। एग्जैक्टली। आपके पास कुछ भी छोटा सा, मे बी एक कप हो, आपके पास है, आपके उसमें दिखता है मुझे कुछ हो, मतलब सब जो कि लोग आपसे पूछे कि ओह वाओ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट इज इट, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि ये ना ये एक्चुअली गॉन्ड आर्ट, ये मिथिला आर्ट। और इवन सोनल जी ने मुझे डायरी गिफ्ट की थी जिसमें मैं अपना
रोज का कुछ ना कुछ लिखते रहती हूँ। मेरी फाउंड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, वो भी बहुत ही अच्छा है। मतलब वो खोलते ही मुझे लगता है हाँ, मुझे वो देख के लगता है कि अभी लिखना है मुझे कुछ। हाँ, बिल्कुल। मैं सोनल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसका प्रोसेस क्या होता है? जैसे अगर हम बोलते हैं मिथिला आर्ट, तंदूर पेंटिंग, इसका प्रोसेस कैसा? वैसे तो बहुत सारे तरह के हैं इंडियन फोक आर्ट, whichever you are doing, how is the process? Everything is having a process. एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस। देखिए, आर्ट तो खैर आपका फ्लो होता है, ठीक है। एक बार सपोज मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ बनाना है, तो जो फोक आर्ट है बेसिकली दे हैव अ डिफाइंड फॉर्म और डिफाइंड फ्रेमवर्क जिसमें आपको काम करना पड़ता है। जैसे मिथिला में क्या होता था, वहाँ के लोगों की ट्रेडिशनली नाक लंबी होती है, बाल कर्ली होते हैं, राइट। तो वो जब फेस बनाते हैं तो ऐसे ही लंबी नाक बनाते हैं। एंड इट्स अ फोक आर्ट। फोक आर्ट का मतलब ये है कि प्रोपोर्शन नहीं होगा तो भी चलेगा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा तो भी चलेगा, राइट। तो प्रोपोर्शंस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि वो उनको डबल लाइन करते हैं, और जो है उसमें भी बहुत कचनी हैचिंग का यूज़ करते हैं, कलरिंग में भरनी कलर्स से भरते हैं, नेचुरल कलर्स यूज़ करते हैं। वो मिथिला का प्रोसेस है। पर जैसे हम बात करें चित्रकथी की, चित्रकथी में वो क्या करते हैं, या चित्रकथी, फर्ट चेरियल, जो भी हमारे स्क्रॉल पेंटिंग्स हैं, उसका प्रोसेस तो बहुत अलग होता है। वो पहले तो एक कैनवस प्रिपेयर करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके हैं प्रिपेयर करने के। किसी में मार लगा के करते हैं, किसी में चॉक पाउडर और मिक्सचर से करते हैं। वो कैनवस प्रिपेयर होने के बाद में उसमें एक बंदा स्केच करता है, फिर दूसरा बंदा आके सबसे पहले कलर सीक्वेंस दैट इज फॉलो। तो पहले वो एक बंदा, क्योंकि वो 60 मीटर से भी लंबी स्क्रॉल होती है, राइट, तो उसे येलो कलर कर देगा, पीछे से आके दूसरा बंदा लाल कर देगा, फिर इस बंदा टीम वर्क लगता है। इट्स अ टीम वर्क। 60 मीटर की स्क्रॉल आपको करनी है, क्योंकि आप सारी स्टोरीज बता रहे हैं। व्हाट इज स्क्रॉल पेंटिंग्स की ऐसे स्क्रॉल होती है, वो जो यहाँ से रोल होती है और नीचे से खुलती है, हाँ, और फिर ऐसे यहाँ से ऐसे रोल होगी, यहाँ से ऐसे रोल होगी, तो यहाँ से खुलती जाएगी, यहाँ से बंद होती जाएगी, राइट। तो हर एक प्रसंग उसमें बना होता है। एंड देयर इज अ पर्सन हु सिंग्स, बिकॉज हमारे पास तब एंटरटेनमेंट का यही साधन था, वी आर अ लैंड ऑफ स्टोरी टेलर। तो 60 मीटर स्क्रॉल आपको बनानी है फॉर अ सिंगर जो स्टोरी बोलने वाला है, तो यू हैव टू वर्क इन दैट फैक्ट्री बॉडी। मतलब एक बंदा पीला कर रहा है ना, पूरी पेंटिंग में जहाँ जहाँ पीला है उनको पता होता था, हाँ, तो वो स्ट्रैटेजाइज कर लेते थे कि इसकी ज्वेलरी जो है वो इस कलर की होगी, तो सारी ज्वेलरी जो है वो कर देगा, फिर ये येलो, फिर रेड, फिर ग्रीन, और सबसे एंड में ब्लैक बनाते थे। अच्छा, और एक बहुत अच्छी बात हमारी इंडियन फोक आर्ट की ये है कि हम आंखें सबसे एंड में बनाते हैं। अब लॉजिकल रीजन ये है कि आप जब आँख बनाते हैं, आँख में ज्यादा पीस ऑफ ब्लैक होता है, गलती से स्मज हो जाए, कुछ हो जाए, तो फैल के पूरी पेंटिंग खराब हो जाती है। और हमारा रिलीजियस बोलिए, जो भी हमारा थिंकिंग है वो ये है कि जैसे हम आँख बनाते हैं आपकी पेंटिंग जागरूक हो जाती है, हाँ, ओके। तो इसलिए आँख सबसे एंड में बनती है। तो एक फोक आर्ट का टिपिकल ऐसा प्रोसेस होता है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो होता है ना बातें हैं, जो हम लोग मान्यताएं हैं, वो भी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई रहती है। जैसे ज्यादा ब्लैक नहीं यूज करते हम लोग, सिर्फ आउटलाइन में ब्लैक यूज होता है, हाँ, क्योंकि हमारे उसमें माना जाता है कि ब्लैक, हाँ, ब्लैक शुभ कलर नहीं है। अच्छा, कुछ पेंटिंग्स में बॉर्डर बनाया जाता है, सो कैसे होता है कि भाई हमने बांध दिया है पेंटिंग को, तो पेंटिंग की जो पॉजिटिविटी है वो हमें मिल रही है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मोस्ट ऑफ आवर इंडियन फोक आर्ट, मोस्ट, नॉट ऑल ऑफ देम, हैव अ बॉर्डर। मिथिला में बॉर्डर होता है, फड़ में होता है, चेरियल में होता है, तो चित्रकथी में भी होता है। चित्रकथी में चारों ओर नहीं होता है, सिर्फ नीचे और ऊपर होता है, जी जी, पर मतलब होता है। तो बहुत, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हर एक आर्ट के बारे में आप बोलने जाओ ना तो कितने एपिसोड्स बन जाएंगे। अगर आप किसी भी एक मास्टर आर्टिस्ट को पकड़ ले, सपोज आप जो है अभिषेक जो जोशी सर है पढ़ के, उनसे बात करें, वो तो आई डोंट नो कितने घंटे, कितने दिनों बात करते रहेंगे अपनी स्टोरीज और अपने बारे में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और इतनी सारी आर्ट है जो आपने सुनी भी नहीं होगी। भिंती चित्र है, मैंने अभी रिसेंटली बुक किया। राजस्थानी एक आर्ट है पेपर माश, जो होता है पेपर माश से बनते हैं, लिप्पन जैसी है। अभी तक आई हैव जस्ट कम टू नो अबाउट इट एज ऑफ यस्टरडे। उसका आई डोंट नो इवन हाउ टू प्रोनाउंस इट, आलिया। हम लोग पहले आलिया आलिया बोले, तो आलिया है या आलिया है, आई स्टिल डोंट नो। बट मतलब रोज आपको एक नई आर्ट पता चल रही है। कितने आर्ट फॉर्म्स है इंडिया में यार, एक्चुअली। मतलब ये सब जो एंडेंजर्ड है, इनको बचाना चाहिए, बिल्कुल बचाना चाहिए। सोनल जी, आपके दिल के करीब कौन सी पेंटिंग है? ऐसी कोई पेंटिंग होती है जो हमें लगता है कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है? मेरी ना, पहले क्या हुआ था, जब मैंने मिथिला आर्ट
सीखना शुरू किया था, हम्म, तो जैसे विदुषी मैम वगैरह सबकी पेंटिंग्स हम इंस्पायर होकर बनाते थे। लेकिन मेरी जो पहली ओरिजिनल मिथिला पेंटिंग थी, हम्म, वो एक मोमेंट था कि हमारे घर में हम लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे और हम सब दिए लेके खड़े हो गए। ओके, तो वो मैंने कैप्चर किया, वो मेरी फर्स्ट मिथिला आर्ट थी और उससे मेरी माय फैमिली सीरीज इन मिथिला आर्ट्स शुरू हुई। अच्छा, तो वो पेंटिंग मेरे दिल के बहुत करीब है हम्म, एंड दैट सीरीज इज अप फॉर सेल। तो उसमें ये है कि 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, एक बेटा एक बेटी, हम्म, और वो उस पेंटिंग में सब लोग दिया लेके खड़े हैं, 2 लोग इधर 2 लोग इधर, बच्चे और हम लोग हम्म। ऐसे ऐसे हाथ में बड़ा सा दिया है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे यही पेंटिंग दिखाई गई है। एंड ऑल्सो मैं पूछूंगी कि जैसे हम बोलते हैं कि हम आर्ट कर रहे हैं, आर्ट के लिए हम प्रमोशन, जैसे आप इंडियन फोक आर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इसमें प्रमोशन कर रहे हैं इंडियन फोक आर्ट को। तो आपने कभी ऐसी कोशिश की है कि इसको कुछ बिग स्केल में करने की? मेरी कोशिश रहती है बिग स्केल में करने के। बीच में मैंने सोचा था कि मैं स्कूल किड्स को अवेयर कराऊँ, देखिए सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। सो आई थिंक किड्स आर आर यंग वॉरियर्स, हमारा आगे जाके यही यूथ बनते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड विद एडिफाई स्कूल, जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स है उसमें, एंड आई टुक सेशंस फॉर देयर किड्स। एक तो 1st to 5th लिया एंड 6th 7th 8th ऐसे लिया, और उनको मैंने अवगत कराया क्या क्या इंडिया में फोक आर्ट कितना रिच कल्चर है हमारा, फ्रॉम आवर रॉक आर्ट टू टुडे, जो हमारा जैसे पिछवाई है या मिनिएचर है, ये हमारा फाइन आर्ट है। तो आई कॉल दैट प्रोग्राम फ्रॉम फोक टू फाइन, और उसमें मैं इंडियन आर्ट बोलती थी, इंडियन आर्ट फ्रॉम फोक टू फाइन। एंड मैं उनको सब अवगत कराती हूँ कि क्या क्या आर्ट्स है क्या है, देन वी मेक अ स्मॉल पीस ऑफ आर्ट। तो उस तरीके से आई हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग स्कूल्स नाउ कि थोड़ा आप अवेयरनेस सेशन करिए बच्चों के लिए, सो दैट किड्स डेवलप एन इंटरेस्ट। एंड वहाँ फिर उनको कैसे हिस्ट्री में भी उनको स्पेसिफाई किया गया है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी जो बच्चों की हिंदी की टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर जो एक फोक आर्ट ही बनी हुई है मुस्लिम मिथिला में, ऐसे बहुत बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। द मिनट मैं बोलूँगी कि ये देखो ये जो है मतलब ये प्री हिस्टोरिक आर्ट है, तो उनको लगता है केव में भी बनाते थे हमारी आर्ट, एंड उसमें भी मैंने उनको दिखाया कि ये देखो पशुपति है, तो दे आर लाइक ओ गॉड, मतलब ये कैसे, हाँ मतलब शिव तो अभी का कॉन्सेप्ट है उनको लगता है, और लाइक देयर इज समथिंग नोन एज पशुपति जो बहुत पहले से, क्योंकि वो पशुपति है, मतलब इट इज कि सभी एनिमल्स, पशु यानी एनिमल्स के देवता, ओनर, ये जो उनको गवर्न करते हैं। तो बच्चों को इतना वो लगता है ना, दे गेट सो इंट्रिग, एंड उनमें से फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे सीखना चाहते हैं, एंड आई थिंक व्हिच इज द बेस्ट थिंग। तो अभी हमारा जो टारगेट है मेरा वो स्कूल से है। आई थिंक इट विल गो अ बिग वे अगर स्कूल्स भी फॉरवर्ड आके यू नो थोड़ा सा ये प्रमोट करना शुरू करें, एंड नॉट जस्ट कि बस फोक कार्ड दिखा दिए क्यों है कैसे है, हाँ, पूरा समझाना, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट आर्ट। आर्ट तो बहुत सारी है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आर्ट, क्यों करते थे वो आर्ट फॉर्म, हमारा कल्चर जो है उसको हमारे कल्चर में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर वो आर्ट फॉर्म हटा ले तो क्या फर्क पड़ता है, राइट, वो सारी चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग, मेरी छोटी सी कोशिश है, छोटी छोटी कोशिश करके कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। बिल्कुल। इवन मैं आपको बोलूँ, जब आप एग्जीबिशंस करते हैं, आप काफ़ी एग्जीबिशंस करते रहते हैं, तो वहाँ जब बहुत सारे होते हैं आर्टिस्ट जहाँ पे वो लोग अपना अपना एक तरह का आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है एज ए इंडियन फोक आर्टिस्ट डिस्प्ले करने में? मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है एक्चुअली, पीपल आर इंटरेस्टेड इन हियरिंग द स्टोरीज। एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट आई से 80% ऑफ द पीपल स्टॉप, एंड इफ आई आस्क देम कि आप जानना चाहते हैं इस आर्ट के बारे में, बोलेंगे हमने कभी देखा नहीं है ये आर्ट, ये क्या है, अफ्रीकन आर्ट है, नहीं अफ्रीकन नहीं है, ये इंडियन है, ये प्री हिस्टोरिक सोहराई है, एंड दे लाइक ओह ओके इंडिया की आर्ट है, मैं टेल देम ये रॉक शेल्टर की आर्ट है, देन दे आर सरप्राइज्ड। मिथिला आर्ट गॉन पिछवाई मे बी फर टू सम एक्सटेंट, वो दिख जाता है, ये सब बहुत फेमस कॉमन आर्ट्स हो गई, पर ये जो छोटी छोटी आर्ट्स है, चित्रकथी हो गई, चेरियल हो गई, चेरियल इज आल्सो पिकिंग अप, ये लोगों को पता नहीं रहता है, सो व्हेन आई टेल देम उनको विश्वास नहीं होता है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में ही मेरे साथ बहुत बार हुआ है, अब कम हो गया, बट इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, आप पूछिए कि भाई महाराष्ट्र की कौन सी फोक आर्ट है, वैसे वारली, आई टेल देम, लेकिन चित्रकथी सुना है आपने,
जिसको कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रमोट किया था, जंगल से उठा के रायगढ़ लेके आए थे। फिर दे आर वेरी इंटरेस्टेड, फिर मैं उन्हें दिखाती हूँ चित्रकथी। एंड अभी इनफैक्ट गणेश जी जो आ रहे हैं उनके लिए भी मैंने एक चित्रकथी की गणेश जी बनाई। वाह। और कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है जब हमें अपना इंडियन कल्चर आगे बढ़ाना है। तो सोनल जी, मैं आपसे पूछूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को जो एक्चुअली में आर्ट करती है, बहुत जने इंडियन को, बहुत जने मैंने देखा है उनको लगता है ये वारली ये सब तो बहुत इजी होता है करना और मॉडर्न आर्ट टफ होता है, तो आपको क्या लगता है, आप उनको इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आर्ट ना कुछ भी इजी टफ या ऐसे नहीं होता। आर्ट इज वेरी सब्जेक्टिव। हाँ, आर्ट इज वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है, फॉर अ सिंपल थिंग कि आप जब आप फोक आर्ट पे रहते हो तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो अगर आप ऑथेंटिक प्रोसेस फॉलो करते हो, डूइंग इट इन एन ऑथेंटिक, ठीक है। लेकिन अब जैसे टेक्निक्स होती हैं, कंटेम्प्रेरी आर्ट में भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, आप टेक्निक्स यूज करते हो, राइट। हर एक कोई अपना अपना अलग अलग तरीके से करता है, किसी चीज़ को अलग एड्रेस करता है किसी। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो अगर एक फर्ड आर्टिस्ट है तो वो कलरिंग की वही टेक्निक यूज करें, आंखों को एंड में ही पेंट करें, यू नो। तो दैट इज देयर, क्योंकि वो उनका एक मान्यता चलती है, क्योंकि वो उनकी मान्यता है। तो प्रोसेस है। और ऐसा है कि आप हर कोई जो फोक आर्ट पढ़ा रहा है वो फोक आर्ट का जानकार है, ज़रूरी नहीं है। मैंने खुद देखा है बहुत लोग जो है जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, एंड आई रियली डोंट वांट टू डिस्करेज देम। अच्छी बात है, आप ट्राई कर रहे हो, बट जब आप एक फोक आर्ट सीख रहे हो, कैसे कॉपी कर रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि वो जो पेंटिंग आपने बनाई है इसका मतलब क्या है, क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब आप तब तक उनको नहीं बता सकते हो जबकि आपको ये अवेयरनेस नहीं है, तो हाउ यू विल टेल देम एग्जैक्टली कि क्या है एग्जैक्टली। मतलब वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। एंड राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट इंडियन कल्चर, प्रमोटिंग इंडियन कल्चर, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आप अगर एक कलमकारी पेंटिंग बना रहे हो और आपसे बोलो कि अरे मैंने तो पीकॉक बना लिया, तो वो कलमकारी के किस फ्रेमवर्क पे आपने बनाया है। और एक्चुअल कलमकारी जो होती है वो पेपर पे नहीं होती, एक्चुअल कलमकारी होती है कपड़े पे। तो एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने जो बनाया है वो कलमकारी का एक मोटिव है। वो जो कपड़े पे बनता है उसमें कितने लेयर्स ऑफ कलर होते हैं, जो हर कलर के बाद वो कपड़ा धुलता है, नेचुरल कलर के बाद वो डाई धुलती है, चलती नदी में धुलती है। आजकल तो खैर पानी का प्रेशर अच्छा है, उसको बॉईल करते हैं, वो पूरा लंबा प्रोसेस है। देयर इज अ स्पेशल ब्रश टू इट, जो यहाँ पे एक कॉटन का वो होता है, उसमें कलर वो एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको प्रेस करके, यू शुड सी दोस वीडियोस। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कलमकारी बना रहे हैं, बट जब आपकी पेंटिंग का एग्जिबिट हो रही है तो यू शुड बी एबल टू टेल कि ये कहाँ की आर्ट है, और ये मैंने पेपर पे बनाई है, पर ये एक्चुअली बहुत सारे आर्ट ऐसे होते हैं जो हम देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ है। मॉडर्न आर्ट का मोस्टली होता है कि एब्स्ट्रैक्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाता है कि क्या बनाया हुआ है। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर आर्ट, अगर हम इंडियन फोक आर्ट की बात करें, तो जैसे सोनल जी ने भी कहा कि हर किसी के पीछे एक स्टोरी होती है। तो अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो यू शुड नो दैट स्टोरी। आई ऑल्सो एग्री, क्योंकि बहुत बार एज अ प्रमोटर व्हेन आई विजिट द एग्जीबिशंस आई आस्क द एब्स्ट्रैक्ट पर्सन ऑल्सो कि आपने ये इसमें क्या थॉट दिखाना चाहा है आपने। तो मेनी टाइम दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट, बट देन ऑल्सो कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस होता है ना कि हाँ मैं इसमें ये दिखाना चाहता हूँ। एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस। आप जब मॉडर्न आर्ट में जाते हो तो जैसे कि यू इंटरप्रेटेड द वे यू वांट टू इंटरप्रेट, बट जब मैं फोक आर्ट के बारे में बात करती हूँ तो मैंने एक सीन दिखाया है एंड इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द सेम वे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लाइक बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट बताते हैं कि अगर राम जी के बारे में उन्होंने तो बताया कि ये वाली कहानी है, ये exactly. है, तो वो बहुत मायने रखता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारी भी नॉलेज बढ़ रही है। एंड इस तरह से आप अवेयरनेस भी कर रहे हैं, आप कहीं एग्जीबिशन ही नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। तो सोनल जी, वैसे मैं आपसे पूछूंगी कि आप तो हमारे टॉक शो पे पहले भी आ चुकी हैं, तो आपको आज कैसे लगा? मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, वेदर टॉक शो और वी आर जस्ट टॉकिंग, बिकॉज आई फील एज अ पर्सन जो आपका पैशन है, यू नो, एंड जो अभी बुआ का जो है पैशन है, जो आपका विजन है, इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर, माइंड एकदम क्लियर है, फोकस है। और जब कोई फोकस से बात करता है ना तो सामने वाले को वो एनर्जी पहुंचती है, एंड दैट एनर्जी देन रिवर्बरेट्स। तो हम जब रेजोनेट कर रहे हैं तो आई फील, यू नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली, कि जो है यू आर डूइंग एब्सोल्युटली just, you know, too good. But too good is a small word. I think आप एकदम राइट ट्रैक पे हो, एंड दिस इज
very big, and it's not like the normal talk shows. I feel it's like more of a conversation, जी which also has some key points and messages. true It's just not for the heck of speaking. I think it's a wonderful initiative और मुझे बहुत अच्छा लगता है. वैसे भी anyways I like talking to you. Every time speaking with you is a pleasure always. actually and you know when women sit together they have to talk Yes, we have to and talk. especially we don't gossip. We We don't. talk the thing which is needed, you know, awareness is needed, so we are doing that only. As we, मतलब when any woman is there with me on the talk show, then I am double energized. So actually I will ask you कि अभी आपकी एग्जीबिशन जैसे यहाँ मैं देख रही हूँ इतनी सारी पेंटिंग है एकदम ब्यूटीफुल मतलब इतना कलरफुल लग रहा है ना घर. तो आप जो यहाँ से नहीं देख पा रहे, जो सीधा शो में आके पर्सनली देखना चाहें तो वो कहाँ आ सकते हैं? So, अभी एक तो हम कर रहे हैं मुंबई में द क्लब में एक एग्जीबिशन है हमारी, वो 24 सितंबर टू आई थिंक 23 अक्टूबर है. और वहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगने वाली है. जी तो वहाँ ज़रूर आए. फिर उसके बाद में दिल्ली में इंडिया आर्ट फेस्टिवल है, जी वहाँ आना है लोगों को. आई थिंक इट्स फ्रॉम 5th इट्स फ्रॉम 2 नवंबर टू 5th नवंबर. उसके बाद हमारी बहुत बड़ी एग्जीबिशन है हार्ट ऑफ आर्ट नेस्को में है मुंबई में, जहाँ पे मैंने तो पूरा बूथ लिया हुआ है. आई एम वेरी एक्साइटेड. तो आप काफी पेंटिंग्स देख पाएंगे. बिल्कुल. मतलब बूथ मतलब मैं आपको बोलूँ कि वहाँ पे बूथ जब लगने वाला है, मैंने ही बहुत इंसिस्ट किया था इनको क्योंकि इनकी इतनी वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स है, मगर वो हमेशा सोचती है मैं बूथ में करूँ कि नहीं करूँ. तो इस बार मैंने बहुत उनके पीछे पड़ के आया कि यस यू शुड गो फॉर द बूथ. तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि कैसा लगने वाला है वो बूथ. ये सारी पेंटिंग्स है ना धीरे धीरे तैयार होके जी. मैं यहाँ पे रेडी रख रही हूँ क्योंकि सो दैट यू नो आई आल्सो अंडरस्टैंड बूथ. आप अगेन यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स योर ऑडियंस, राइट? आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल दिखाना होता है. डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसलिए यू नो ये सामने रहती है. मेरा एक आई हैव अ मैप ऑफ द बूथ, मतलब मेरे बूथ में कौन सी पेंटिंग कहाँ लगेगी. राइट. तो जो गैप बच रहा है वहाँ पे किस साइज की पेंटिंग आएगी, नहीं है तो मैं बना लेती हूँ नई पेंटिंग. वही सब चल रहा है, इसलिए अभी ये सब मैं आपसे चलो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि बहुत बार आर्टिस्ट होते हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि मुझे कहाँ पे क्या लगाना है. दे थिंक कि मैं ले जाऊंगी सारी, जहाँ जो लग जाएगी बाकी जो बचेगी नीचे रख दूंगी. जो नीचे रखने वाला कंसेप्ट है ना वो मुझे पसंद नहीं है. जो गोवा गैलरी में एग्जीबिशन कर चुके हैं या आपको भी पता है मैं कभी भी नीचे पेंटिंग नहीं रखने देती हूँ. बिकॉज क्या होता है दिस इज समथिंग यू रिस्पेक्ट यू नो. तो अगर आप बोलते हैं ना कि हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसके बाद एक पेंटिंग नीचे पाँव पे पड़ी है और हम ऐसे दिखा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता. जो मतलब जो आएगा ना उसको भी इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा. इसलिए आप प्रॉपर्ली प्लान करें, वो बहुत अच्छी बात होती है. और मैंने देखा है सोनल जी हमेशा उनका मैप तैयार रहता है कि कहाँ पे क्या सेट होना चाहिए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो यू नो दिस इज ऑल्सो आर्ट कि हाउ यू विल डिस्प्ले योर वर्क एंड यू हैव टू टेल अ स्टोरी, राइट? अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती कि ये सपोज मेरी ये चित्रकथी की पेंटिंग है, ये आप पिटोरी है, बाकी सारी चित्रकथी वहाँ अलग लगी हुई है. या तो फिर स्टोरी ऐसी हो कि जो है मैं यहाँ पे सपोज सारे सीरीज है, सारे गणेश जी दिखा रही हूँ, दैट्स द डिफरेंस है. तो वो सब प्लानिंग करनी होती है. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और स्पेस को यूटिलाइज करना होता है, क्लटर नहीं करना. ये नहीं कि मुझे सारी पेंटिंग से डिस्प्ले करनी है. तो दैट आल्सो क्योंकि वो आपकी एक भी सेल होने वाली होगी ना वो डिस्प्ले से भी होगी, नीचे रखने से होगी, एक्स्ट्रा मेरी ये चली जाए ऐसा नहीं होता है. इवन जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो इफ एनीवन इज एंटरिंग योर बूथ, even if you imagine if anyone is entering your house it is cluttered, तो सब वो इम्प्रेशन पहले ही डाउन हो जाता है. तो वैसे ही जब होता है कि आपकी बूथ में भी कोई एंटर कर रहा है किसी आर्टिस्ट, तो वो एक डिस्प्ले की वजह से वो रुक जाएगा एंड ही विल गो थ्रू. एंड आपकी पेंटिंग्स तो इतनी कलरफुल होती है. I love color actually. Yeah, actually and बहुत वाइब्रेंट कलर्स होता है. तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी आप लोगों से कि जितना सोनल जी कर रहे हैं प्रमोशन फॉर इंडियन फोक आर्ट, एंड एज अ प्रमोटर मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है. तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगी कि हर इंडियन घर में एक इंडियन फोक आर्ट होना ही चाहिए. और आपको चाहिए हो तो सोनल जी है यहाँ पर, इनका एक्सपीरियंस है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और पेंटिंग ले सकते हैं. व्हाई नॉट? बिल्कुल. और किसी को सीखना हो तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. वो सिखाती भी हैं. तो मतलब इवन हर एज के लोगों को वो सिखाती है, मतलब विद द स्टोरी. यू नो जब आप सीख रहे हैं तो सिर्फ आपको पेंट नहीं करना है. इंडियन फोक आर्टिस्ट की एक जिम्मेदारी होती है कि दे शुड नो द यू नो स्टोरी बिहाइंड दैट पेंटिंग. ट्रू. तो थैंक यू सो मच फॉर
been on the show and चार चांद लगाने के लिए. It was a pleasure actually, and thank you for inviting me. I think this is one of the best shows. Yeah. Everybody wants to be on it, so I'm really happy to be a part of it. Thank you so much. My pleasure. Thank you.